बच्चों नमस्कार। मैं आरडी सिंह बिजनेस स्टडीज। आज हम आपको कराएंगे निर्देशन, डायरेक्टिंग। सबसे पहले डायरेक्टिंग का अर्थ। निर्देशन का अभिप्राय संगठन में मानव संसाधनों को निर्देश देना तथा मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना तथा उसे अभिप्रेरित करना ताकि उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यह प्रबंध प्रक्रिया का वह अंग है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक संगठन में लोग कुशल एवं प्रभावपूर्णता से काम करें। इसे प्रबंध का कार्यशील होना भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। एक परिभाषा है, यानी डेफिनेशन। कूड्स एवं ओ डोनेल के अनुसार अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधीय कार्य ही संचालन है। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। कूड्स एवं ओडेनॉल कहते हैं, इनके अनुसार है ये। नेक्स्ट आता है निर्देशन की विशेषताएं, फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला है निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन, प्रबंध का नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग का कार्य पूरा कर लेने के बाद एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरी मानवीय मशीनरी कैसे संचालित होगी। यानी इसका सवाल उठता है कि पूरी जो मानवीय मशीनरी है वो कैसे संचालित होगी। इसके उत्तर में प्रबंध के निर्देशन यानी डायरेक्टिंग में ये निहित है। कार्यवाही के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं और निर्देशन कार्यवाही आरंभ करते हैं। दूसरा है निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। निर्देशन की आवश्यकता सभी स्तरों पर पड़ती है, चाहे उच्च स्तर हो, उच्च स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों तथा मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों। इसी प्रकार प्रबंध निम्न स्तरीय के प्रबंध निम्न स्तर के प्रबंध यानी सब अर्थात वास्तविक कार्य में लगे का निर्देश देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं जो अपने से सबऑर्डिनेट हैं। इसलिए सभी स्तर पर ये लागू होता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक लगातार चलने वाला कार्य है। एक प्रबंधक केवल आदेश और निर्देश देकर ही चुप नहीं बैठ सकता। इसे लगातार अधीनस्थों में का पर्यवेक्षण करना पड़ता है ताकि मार्गदर्शन यानी उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है और समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ता है। उसे लगातार सुनिश्चित करना पड़ता है कि कार्य आदेश के अनुसार हो रहा है या विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर विपरीत दिशा में है तो सुधारात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। चौथा है निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। निर्देशन का प्रवाह यानी बहना ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी यह उच्च स्तरीय प्रबंध से शुरू होकर निम्न स्तरीय प्रबंध पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट आता है निर्देशन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहला है यह गतिशीलता प्रदान करता है। इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट एक्शन यह प्रबंध के प्रथम 3 कार्य नियोजन, संगठन एवं नियुक्तिकरण तक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, लेकिन वे अपना काम आरंभ नहीं कर सकते तब तक उन्हें निर्देश नहीं दिया जाता, यानी उन्हें बताया नहीं जाता है क्या करना है, कैसे करना है। यह कार्य प्रबंध निर्देशन के माध्यम से करते हैं। दूसरा है यह कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है।
इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एक संगठन में अनेक कर्मचारी काम करते हैं, सभी का कार्य एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और संगठन में सफलता तभी संभव है जबकि अपनी अपनी कार्य कुशलता से करें। यदि कर्मचारियों की श्रृंखला में कोई ऐसा कर्मचारी भी यानी घटिया काम करता है तो उसका प्रभाव शेष कर्मचारियों की कुशलता पर भी पड़ता है। अतः सभी की क्रियाओं को सामंजस्य से स्थापित करना आवश्यक है और प्रबंधक कर्मचारियों को परीक्षण करके उनके नेतृत्व प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करके उन एवं विचारों का आदान प्रदान करके इस क्रियाओं को सामंजस्य से स्थापित करता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। शमन तीसरा है, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है। इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। संस्था में यानी संस्था के उद्देश्य को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। अभिप्रेरित कर्मचारी पूर्ण तनाव यानी पूर्ण लगाव और समर्पण भाव से काम करते हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित कैसे किया जाए? अभिप्रेरण का काम के संबंध में निर्देशन का कार्य संपन्न किया जाता है, यानी जैसे हम मौके पर ही उन्हें मार्गदर्शन करते हैं और निष्पादन करते हैं, उच्च कोटि के शाबाशी का काम करते हैं तो वो अच्छा कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है, यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। इट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंट चेंजेस। प्राय कर्मचारी जिस तरह के ढांचे में काम कर रहे हैं वे उनमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, जबकि समय पर मांग को देखते हुए परिवर्तन को लागू करना जरूरी होता है। यह निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तनों को भी स्वीकार करने लगते हैं। दूसरा है, यह संगठन के संतुलन स्थापित करता है। इट क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी व्यक्तियों तथा संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है, यानी संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है। निर्देशन इन संघर्षों को दूर करता है और संगठन में संतुलित स्थापित करता है, यानी और एक और व्यक्ति अपनी कंपनी में अधिक वेतन, तरक्की आदि के उद्देश्य पूरा करने के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर कंपनी के उद्देश्य लाभ, अधिक बाजार हिस्सा आदि प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को यह बात बताते हैं कि वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हुए अपने उद्देश्यों को कैसे यानी पूरा कर सकते हैं, यानी कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, ये उससे निर्देशन से बताया जाता है। अब बताएं निर्देशन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन की प्रकृति में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशन कोई एक कार्य नहीं है बल्कि अनेक कार्यों का समूह है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। पहला है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। इसका मतलब अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने तथा उनका मार्गदर्शन करने से है। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ रिटर्न वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। पर्यवेक्षण प्रबंधक के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है और पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकारी एवं अधीनस्थ में आमने सामने होता है। दूसरा आता है संदेशवाहन यानी कम्युनिकेशन। इसका मतलब तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने तथा उन्हें समझाने की कला है। It refers to an art of transferring facts, ideas, feelings, etc. from one
पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड देम। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लगातार यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। दूसरी ओर उनकी प्रतिक्रियाओं को जानना भी जरूरी है। यह सब करने के लिए महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था का विकास किया जाना आवश्यक है। संदेश वाहन आपसी समझ को बढ़ाकर सहयोग की भावना पैदा करता है, जिससे संगठन में समन्वय का वातावरण तैयार किया जा सके। अब तीसरा है नेतृत्व, लीडरशिप। इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करें जो नेता चाहे। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग others in such a manner to do what the leader wants them to do। निर्देशन में नेतृत्व की भूमिका मुख्य भूमिका रहती है। केवल नेतृत्व गुण के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों में विश्वास पैदा कर सकता है तथा उन्हें उत्साहित कर सकता है, उनको उत्साह भर सकता है उनमें। अब आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्त करने हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करता है। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस व्हिच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। उनका यानी उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही एक ऐसा सक्रिय साधन है जो अन्य भौतिक साधनों की गति प्रदान करता है। और यदि मानव स्वयं शिथिल हो जाता है तो अन्य जो साधन है वो भी शिथिल हो जाते हैं, वो भी ठीक ढंग से कार्य नहीं करते। इसलिए मानव एक महत्वपूर्ण साधन है उत्पादन का। अब आता है अभिप्रेरणा, वित्तीय एवं अवित्तीय, मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का मतलब एक व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो इससे के पीछे उनकी कोई न कोई जरूरत यानी नीड होती है जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली इन जरूरतों को प्रेरण यानी मोटिव कहते हैं। और अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति को उनकी जरूरत अथवा प्रेरण की अनुभव करना यानी अनुभव कराकर उन्हें काम करने की इच्छा को जागृत किया जाता है। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन। मोटिव का शब्द होता है, मोटिव का अर्थ है व्यक्ति को छिपी हुई ऐसी इच्छा शक्ति से है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है उसको। एक व्यक्ति की कार्य कुशलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? किसी कार्य को करने की योग्यता के स्तर पर, और यह उत्पन्न होती है शिक्षण एवं प्रशिक्षण से। दूसरा है कार्य करने की इच्छा पर, यह उत्पन्न होती है प्रेरणा से, और इसके स्रोत हैं मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाएं यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसके उदाहरण में वेतन भत्ते हैं जो मौद्रिक हैं यानी फाइनेंशियल हैं, वेतन एवं भत्ते हैं, उत्पादन मजदूरी है, बोनस है, लाभ भागिता है, और सहकारिता, स्टॉक, सेवाएं, वार्षिक अनुभव। और इसमें नॉन फाइनेंशियल में है पद, संगठन वातावरण, कैरियर बढ़ोतरी के अवसर, कार्य संपन्नता, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, सेवा सुरक्षा, कर्मचारियों की भागीदारी एवं कर्मचारी शक्तिकरण। ये आप देख रहे हैं इसमें, ये सब इसके उदाहरण हैं इसमें। नेक्स्ट आता है, इसकी एक परिभाषा देख लीजिए। अभिप्रेरित करना लोगों की इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। टू मोटिवेट इज टू
इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर। यानी अभिप्रेरणा का मतलब, दोबारा से सुन लीजिए, अभिप्रेरणा उस प्रक्रिया को कहते हैं, यानी अभिप्रेरणा का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति करने हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए डिजायर ऑब्जेक्टिव। ये इसका कहना है। अब अभिप्रेरणा की विशेषताएं। पहला है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अभिव्यक्ति या अनुभव है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो व्यक्ति के अंदर पैदा होती है और सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती हैं जिसका प्रभाव उनके व्यवहार पर पड़ता है, अर्थात उसको संतुष्ट करने के लिए वह कुछ कार्य करने की सोचता है। अब आता है प्रेरणा। दूसरा, अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर बढ़ाती है, यानी आगे करती है, बढ़ाती है उन्हें। अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार से स्पष्ट दिखाई देता है कि उसका रुझान उद्देश्य प्राप्ति की ओर है। जैसे पदोन्नति अभिप्रेरणा की एक विधि है। पदोन्नति इच्छा रखने वाले कर्मचारी निश्चित रूप से बढ़िया निष्पादन का प्रयास करते हैं। दूसरा आता है, तीसरा आता है, अभिप्रेरणा सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अभिप्रेरणा की दृष्टि से कर्मचारी दो तरह के होते हैं, काम करने वाले तथा कामचोर। जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उन्हें पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया जाता है और इससे सकारात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। दूसरी ओर वो होते हैं जो कामचोर होते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उन्हें पदोन्नति यानी डिमोशन, निष्कासन, सस्पेंशन और टर्मिनेशन करके आदि के डर से, यानी आदि का डर दिखाकर उन्हें लोगों को सजा मिलने के डर से काम करने लगते हैं और इससे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। चौथा आता है, अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक संगठन में काम करने वाले सभी लोग भिन्न प्रकृति के होते हैं। सभी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, इसलिए सभी को किसी एक अभिप्रेरण से प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। संबंधित व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक और अमौद्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, अतः एक जटिल प्रक्रिया है। अब आता है मास्लो की आवश्यकता विचारधारा क्या है, यानी मास्लोज नीड हेरिस थ्योरी। इस विचारधारा के जन्मदाता इब्राहिम मास्लो हैं। उन्होंने सर्वप्रथम 1943 में अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरण की आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। मास्लो ने अभिप्रेरणा की विचारधारा को आवश्यकताओं की क्रमबद्धता के आधार पर विकसित किया, यानी क्रमबद्धता के आधार पर विकसित किया। इसके अनुसार एक व्यक्ति की आवश्यकता असंख्य होती है और उसका प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे जो आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं उन्हें पहले संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। कुछ कम तीव्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ कोशिश बाद में की जाएगी और इसी प्रकार कम तीव्र आवश्यकता के बारे में सबसे अंत में विचार किया जाएगा। मास्लो ने मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर 5 भागों में बांटा है। जैसे हम कह सकते हैं, देखो ये चित्र है, इस चित्र में आप देख रहे हैं आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं, सेटिस्फैक्शन, मानव की आवश्यकताएं और संबंधित समाज की आवश्यकताएं, सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकताएं। तो सबसे पहले इसमें प्राथमिकता है शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद है सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता, उसके बाद है संबंध अथवा सामाजिक आवश्यकताएं, उसके बाद सम्मान की आवश्यकताएं और सबसे के बाद है
आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं सम्मिलित की जाती हैं जिसको मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है। इसमें खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आश्रय यानी मकान, पहनने के लिए वस्त्र कपड़े और आराम करने के लिए निद्रा आदि की सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आता है सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकताएं, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान अपनी सुरक्षा की ओर जाता है। सुरक्षा आवश्यकताओं का मतलब भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा से है। भौतिक सुरक्षा यानी फिजिकल सेफ्टी का मतलब दुर्घटना, आक्रमण, बीमारियों और आदि आकस्मिक बचाव से है। आर्थिक सुरक्षा से मतलब प्राप्त रोजगार को सुरक्षित रखना तथा बुढ़ापे में व्यवस्था करना। तीसरा आता है संबंध अथवा सामाजिक आवश्यकताएं, एफिलिएशन और सोशल नीड्स। इसका मतलब स्नेह, दूसरों से जुड़े रहने की भाव और स्वीकृति अथवा मित्रता की आवश्यकताएं हैं। उसके बाद आता है सम्मान की आवश्यकताएं, एस्टीम नीड्स। इसका अभिप्राय आत्मसम्मान, सत्ता, पद, पहचान तथा ध्यान की आवश्यकताएं से है। पांचवा आता है आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मविश्वास यानी आत्म प्राप्ति आवश्यकताओं का अभिप्राय एक व्यक्ति की आवश्यकता को उच्च स्तर तक ले जाने की चाह से है। जैसे एक संगीतकार संगीत कला में निपुण होना चाहता है और इसी प्रकार एक कवि कविता लिखने की विशेषज्ञता यानी बनाना चाहता है। इसमें मास्लो यानी मास्ले की विचारधारा की मान्यताएं क्या है? लोगों का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। दूसरा, लोगों की आवश्यकताएं अनेक हैं और उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। संतुष्ट आवश्यकता से प्रेरणा बंद हो जाती है। इसके बाद अगली उच्च आवश्यकता प्रेरणा को काम करती है यानी प्रेरणा का काम करती है। लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता को तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। अब इसमें आगे हम देखेंगे व्यक्तिगत क्रम की आवश्यकता है, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम और संगठन संबंधी आवश्यकता क्रम। यानी व्यक्तिगत है स्वयं संतुष्टि, सेल्फ और पद, मित्रता, आय, स्थिरता, भूख, ये है। और संगठन के संबंधी आवश्यकता क्रम क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति, जॉब, पदवी और सहयोगियों से मधुर संबंध, पेंशन योजना और मूल वेतन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अब आता है अंत में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता अनेक है और उसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। जैसे ही मनुष्य की पहली आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता के बारे में चिंतित हो जाता है। इसके बाद तीसरी, और फिर यह क्रम तब तक चलता रहता है कि जब तक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो जाती। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य आवश्यकताओं के लिए अभिप्रेरणा का काम करती है, अर्थात मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं ही अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है। अब इसकी आलोचना भी है। यदि विशेष अध्ययन न किए जाए तो मास्ले की आवश्यकताओं की प्राथमिकता संबंधी विचारधारा उचित प्रतीक होती है, लेकिन विभिन्न शोधकर्ताओं ने इस विचारधारा का विरोध अपने मत देते हुए किया है। वो कहते हैं मास्ले की आवश्यकता प्राथमिकता क्रम स्थायी नहीं है, यह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ये ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि एक समय में एक ही वर्ग की आवश्यकताएं बदलती हैं यानी होती हैं और शेष महत्वहीन हो जाती हैं, यह संभव नहीं है। अब आता है मौद्रिक एवं अमौद्रिक आवश्यकताएं, इंसेंटिव और नॉन इंसेंटिव। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको
कराऊंगा, इसमें काफ़ी ये है, तो इसको हम आगे देखेंगे, आगे कराएंगे वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणाएं। धन्यवाद।